ठीक है। हाँ देखो, नेक्स्ट दिस इज पेज नंबर 1, फ्रिक्शन इन inclined plane, oh sorry, friction in rolling motion, हाँ, friction in rolling motion। फ्रिक्शन इन रोलिंग मोशन के पहले हम ले ले रहे टॉपिक एंगुलर मोमेंटम इन रोलिंग मोशन। एंगुलर मोमेंटम इन रोलिंग मोशन, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम इन रोलिंग मोशन। सो दिस इज पेज नंबर 1। देखो भाई, इसमें सपोज ये कोई बॉडी मैंने लिया, दिस इज परफॉर्मिंग रोलिंग मोशन। ये कोई बॉडी है, ये रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रही है, दिस इज जेड जेड डैश एक्सिस, ये एंगुलर वेलोसिटी एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। सो दिस इज एनी बॉडी विच इज परफॉर्मिंग रोलिंग मोशन। हमें इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है, और मान लो मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ए लिया, इस पॉइंट के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो ये किसके इक्वल आएगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए। इस पॉइंट के अबाउट टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना इस रोलिंग बॉडी का। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए इज इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम अबाउट जेड जेड डैश एक्सिस, ठीक है, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस तरह से लिखेंगे अपन। तो इस एंगुलर मोमेंटम में भी दो टर्म आ रहे हैं, ठीक है, इस एंगुलर मोमेंटम में भी दो टर्म है यहाँ पे। एक है ट्रांसलेशन मोशन का टर्म, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, दिस इज फॉर ट्रांसलेशन मोशन एंड दिस इज फॉर रोटेशन मोशन। तो ये पहला वाला टर्म है, ये ट्रांसलेशन मोशन के लिए है, और दूसरा वाला टर्म किसके लिए है, रोटेशनल मोशन के लिए है। ठीक है, तो इसको लिखोगे कैसे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, इट इज मोमेंट आर्म इनटू लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम अबाउट जेड जेड डैश एक्सिस, इट इज आई जेड जेड डैश इनटू ओमेगा। तो ये टर्म है, जैसे सिंगल पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हम लिखते थे, तो बिल्कुल वैसे ही इसके लिए फार्मूला यूज किया, ये इसके लिए। तो अगर हम इस पॉइंट के अबाउट देखें, तो इस पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ मास के लीनियर मोमेंटम में ये बन जाएगा यहाँ पे रेडियस वेक्टर, बट दिस इज नॉट द मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म कैसे बनेगी, मोमेंट आर्म के लिए हमें क्या चाहिए यहाँ पर, ये लाइन ऑफ मोशन है, दिस इज लाइन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मतलब जो लीनियर मोमेंटम है सेंटर ऑफ मास का, वो इस तरह से आएगा, दिस इज लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। और जो मोमेंट आर्म रहेगी यहाँ पर की, दिस इज द मोमेंट आर्म, जिसको आप आर परपेंडिकुलर बोल रहे हो। सो दिस इज द मोमेंट आर्म लाइन ऑफ मोशन से, ये मोमेंट आर्म है, और ये रेडियस वेक्टर है। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म पे लिखोगे तो दिस इज रेडियस वेक्टर, दिस रेडियस वेक्टर। देखो ऑब्जेक्ट की रेडियस अलग है, दिस इज द रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये रेडियस वेक्टर है, कहां से, जिस पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो वहां से लेकर एक्सिस ऑफ रोटेशन तक, एंड इसका क्रॉस प्रोडक्ट लोगे लीनियर मोमेंटम के साथ में, प्लस आई जेड जेड डैश एक्सिस इनटू ओमेगा। तो ये वेक्टर फॉर्म है बेसिकली।
और अगर आप यहाँ पे मैग्नीट्यूड अकेला देख रहे हैं, दिस इज द वेक्टर फॉर्म, और ये वाला टर्म है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पे हम अगर साइन देखें तो इस पॉइंट के अबाउट देखो, लीनियर मोमेंटम रेडियस वेक्टर ऐसा और फिर क्रॉस प्रोडक्ट करोगे ये, तो जो डायरेक्शन आएगा वो अंदर की तरफ आ रहा है। या फिर यहीं से देखो, इसका जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे आप ये सिंबल बना दोगे कि हाँ ये क्लॉकवाइज हो गया। और इस एक्सिस के अबाउट भी देखोगे तो ये भी कैसा है, यहाँ पे क्लॉकवाइज है। मतलब जो भी वैल्यू आएंगी यहाँ पे उनको क्या करना होगा, हमें ऐड करना होगा, क्योंकि दोनों का सेंस कैसा दिया हुआ है यहाँ पे, क्लॉकवाइज दिया हुआ है। ठीक है ना। सो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोलिंग बॉडी। तो किसी भी रोलिंग बॉडी का एंगुलर मोमेंटम में ये दो टर्म आते हैं, एक हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, प्लस दूसरा टर्म कौन सा हो गया यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये दूसरा वाला जो टर्म है ये रोटेशन के कारण है, और ये जो पहला टर्म है ये सेंटर ऑफ मास क्योंकि आगे जा रहा है उसके कारण है। ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, आगे बढ़ते हैं अपन, एक क्वेश्चन लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ ले लिए। तो किसी भी पॉइंट हाँ हाँ, किसी भी पॉइंट के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट के अबाउट। ठीक है ना, किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि ए के लिए, आप यहाँ पर के लिए भी टोटल एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं, आप यहाँ के लिए भी निकाल सकते हो। अगर इसी पॉइंट के अबाउट अगर टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालोगे तो ये वाला टर्म जीरो रहेगा, सिर्फ ये वाला बचेगा। ठीक है, यहाँ पर के लिए निकालोगे तो दोनों आएंगे। फिर उस अगर इस पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो पी पॉइंट के अबाउट, तो ये मूवमेंट आर्म बन जाएगी, है ना। मैं एक और लिख दूं यहाँ पे, जैसे एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट पी, दिस इज टोटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट पी। तो बेटा मूवमेंट आर्म कितना रहेगा यहाँ पे, आर इंटू मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस ये वाला टर्म आपका इतना ही रहेगा, और यहाँ पर भी ये दोनों क्लॉकवाइज रहेंगे। तो इस पॉइंट के अबाउट ये एंगुलर मोमेंटम हो गया। इसमें मूवमेंट आर्म दिस इज इक्वल्स टू रेडियस। किसी और पॉइंट के अबाउट भी आप इसमें टोटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना। तो अभी स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, दोबारा ले लो इस पेज का स्क्रीनशॉट। अगले पेज पे जाता हूँ मैं, एक क्वेश्चन बताता हूँ, अभी ले लो स्क्रीनशॉट इस पेज का। ले लिए? यस सर। अगले पेज पे, पेज नंबर 2। अभी यहां पर मैं एक क्या ले लेता हूँ, स्फीयर ले लेता हूँ। मान लो ये सॉलिड स्फीयर है और इसका टोटल एंगुलर मोमेंटम हमें निकालना है। ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर ले रहे हैं, इसका टोटल एंगुलर मोमेंटम हम कैलकुलेट करते हैं। नाउ दिस इज पेज नंबर 2। क्वेश्चन ले लिया मैंने यहाँ पे, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्फीयर is in प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग मोशन ये परफॉर्म करता है और किसके अबाउट निकालना आपको, अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट निकालना है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब ये है कि ये मान लो मैंने एक स्फीयर लिया यहाँ पर, एंड नाउ इट इज परफॉर्मिंग रोलिंग मोशन। ठीक है, ये वाले पॉइंट के अबाउट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। यहाँ पे ये हो गया इसका सेंटर ऑफ मास, और दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ये हो गया ओमेगा, एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन इज दिस, और यहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, अब क्योंकि ये प्योर रोलिंग मोशन है, तो प्योर रोलिंग मोशन में हमारे पास एक एडिशनल टर्म होता है। कौन सा एडिशनल टर्म होता है, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन रहती है हमारे पास में कि भाई वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। ये प्योर रोलिंग मोशन के लिए एक एडिशनल कंडीशन है। जब भी प्योर रोलिंग मोशन होगा तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसा होता है, इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट पे होता है। ठीक है, तो अब इस पॉइंट के अबाउट हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पी इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट लिख दूं मैं, आर परपेंडिकुलर इनटू
P सेंटर ऑफ मास, और इस पॉइंट के अबाउट भी अगर आप देखोगे यही R परपेंडिकुलर है, दैट इज इक्वल्स टू रेडियस, एंड ये क्लॉकवाइज यहाँ पे बन रहा है, एंड प्लस आई जेड जेड डैश इंटू ओमेगा, ठीक है ना, और ये भी क्लॉकवाइज है। तो ये पहला टर्म है ट्रांसलेशन मोशन के कारण एंगुलर मोमेंटम, और दूसरा टर्म है रोटेशनल मोशन के कारण एंगुलर मोमेंटम। पहला टर्म है ट्रांसलेशन के कारण और दूसरा टर्म है रोटेशनल के कारण। तो अभी हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब मूवमेंट आर्म, देखो ये लाइन ऑफ मोशन है यहाँ पे, दिस इज द लाइन ऑफ मोशन, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मूवमेंट आर्म कहलाएगी ये डिस्टेंस। सो दैट इज इक्वल्स टू रेडियस, एंड मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m into vcm, और ये है क्लॉकवाइज, प्लस आई जेड जेड स्फीयर है, और स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। इस एक्सिस के लिए स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5, अगर रिंग रहता तो mr², सिर्फ mr², अगर ये डिस्क रहता तो mr²/2 होता, ठीक है ना, इनटू कितना आ जाएगा बेटा ओमेगा, और ये भी क्लॉकवाइज है। अब इसको कैलकुलेट कर लो आप, सो इट इज m into vcm into r क्लॉकवाइज प्लस 2/5 mr²। देखो क्योंकि प्योर रोलिंग है इसलिए आप यहाँ पे ओमेगा की जगह पे क्या पुट कर सकते हो, VCM डिवाइडेड बाय R पुट कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर से ये इक्वेशन लिखी हुई है, ओमेगा विल बी VCM डिवाइडेड बाय R। तो एक R से एक R क्या हो जाएगा, कैंसिल, और अभी देखो ये भी MBR है और यहाँ पर भी सेम टर्म आ रहा आपके पास में, सो दिस इज M VCM into R प्लस डायरेक्ट हो जाएगा 2/5 M VCM into R। So overall it is 7/5 M VCM into R is the total angular momentum, और ये किस सेंस पे है, टोटल क्लॉकवाइज सेंस पे है। तो ये इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। ले लो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। एंड देन अब अपन आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, फ्रिक्शन इन रोलिंग मोशन, ठीक है, फ्रिक्शन इन रोलिंग मोशन, पेज नंबर 3। Next, page number 3, friction in rolling motion। फ्रिक्शन इन रोलिंग मोशन, देखो रोलिंग मोशन में फ्रिक्शन, इम्प्योर रोलिंग के लिए तो बहुत आसान है। इम्प्योर रोलिंग में दो केस हैं, इम्प्योर रोलिंग, इन इम्प्योर रोलिंग, हाँ, इम्प्योर रोलिंग में जो फ्रिक्शन लगेगा वो कौन सा लगेगा, इम्प्योर रोलिंग मोशन में फ्रिक्शन इज काइनेटिक, फ्रिक्शन एक्ट इज काइनेटिक, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी, और काइनेटिक फ्रिक्शन डायरेक्ट न्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन होता है, इसका फार्मूला काइनेटिक फ्रिक्शन का। तो जो हमने पहले से पढ़ा हुआ है वही है, इसमें दो केस हैं, फॉरवर्ड स्लिपिंग एंड बैकवर्ड स्लिपिंग के लिए। तो फॉरवर्ड स्लिपिंग में क्या होता है कि VCM इज ग्रेटर देन ओमेगा R, और फिर ये जैसे मैंने यहाँ पे डील लिया, फॉरवर्ड स्लिपिंग में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और ये है ओमेगा, तो VCM इज ग्रेटर देन ओमेगा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। जो बाकी फोर्सेस लग रहे हैं एज सच इट इज नॉर्मल रिएक्शन, ये हो गया यहाँ पे इस पे mg, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ,
और फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स कैसा लगेगा, अगर फॉरवर्ड स्लिपिंग है तो व्हील पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा वो पीछे की तरफ लगेगा। ठीक है, व्हील पे काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की तरफ, फॉरवर्ड स्लिपिंग में। ये कंडीशन हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है। फॉरवर्ड स्लिपिंग में कांटेक्ट पॉइंट आगे की तरफ स्लाइड होता है, ये आगे स्लाइड करेगा कांटेक्ट पॉइंट। ठीक है, फॉरवर्ड स्लिपिंग जैसे ये मैंने ऑब्जेक्ट लिया यहाँ पे, और अगर फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रही है तो ये स्लाइड होते हुए रोल कर रहा है, इम्प्योर रोलिंग, इसलिए फ्रिक्शन किधर लगेगा, यहाँ पे पीछे की तरफ, यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन का फार्मूला यही है भाई हमारे पास में, दैट इज म्यू, काइनेटिक फ्रिक्शन इज एफ ऑफ के इज इक्वल्स टू म्यू के इनटू नॉर्मल। और दूसरा जो केस है फिर यहाँ पे, दैट इज ऑफ बैकवर्ड स्लिपिंग। बैकवर्ड स्लिपिंग, बैकवर्ड स्लिपिंग में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज लेस देन ओमेगा आर। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लेस देन ओमेगा आर होता है। और फिर इसमें बैकवर्ड स्लिपिंग में ये कांटेक्ट पॉइंट है। ठीक है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड दिस इज ओमेगा। ये जो कांटेक्ट पॉइंट है, बाकी जो फोर्सेस है ना ये एज सच आपके वही आ जाएंगे। दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, इट इज mg। अब फॉरवर्ड बैकवर्ड स्लिपिंग में ये रोल तो होता है लेकिन उतना आगे नहीं बढ़ता है, रोल तो होता है लेकिन उतना आगे नहीं बढ़ता है, यहाँ पे थोड़ा घिसटता है फिर आगे बढ़ता है। मतलब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसकी टेंडेंसी पीछे आने की है। अब इसकी टेंडेंसी अगर पीछे आने की है बैकवर्ड स्लिपिंग में, तो फिर यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन व्हील पे या फिर कोई भी रोलिंग ऑब्जेक्ट पे, ये किस डायरेक्शन में लगेगा, फ्रंट साइड लगेगा, आगे की तरफ लगेगा। ठीक है, दिस इज in case of backward slipping. And remember, the formula for kinetic friction is mu k into normal, looking like here normal reaction किसके बराबर है, यहाँ पे mg के बराबर है। तो ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है ना। तो इम्प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन सीधा सीधा है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? यस सर। हेलो, फ्रिक्शन इन प्योर रोलिंग। हाँ, फ्रिक्शन इन प्योर रोलिंग यहां पे लिखना है, इफ फ्रिक्शन एक्ट देन इट इज स्टैटिक। अगर फ्रिक्शन लग रहा प्योर रोलिंग में तो फिर ये स्टैटिक टाइप का है ना। इफ फ्रिक्शन एक्ट देन इट इज स्टैटिक, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। लेकिन देखो लिखा हूं मैंने, इफ अगर लग रहा है प्योर रोलिंग मोशन और अगर फ्रिक्शन लग रहा है तो फिर वो स्टैटिक रहेगा। एंड यहाँ पे एक और वर्ड है, सिंस in a pure rolling, in a pure rolling, in a pure rolling, point of contact is at instantaneously at rest। instantaneously rest पे होता है point of contact, instantaneously at rest। so therefore इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कैसा हो गया, जीरो। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। सो देयरफॉर वर्क डन बाय एफएस, वर्क डन बाय एफएस इन प्योर रोलिंग इज जीरो, प्योर रोलिंग इज जीरो। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन प्योर रोलिंग मोशन में वर्क डन नहीं करता, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ केस मैं बना रहा हूं प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन के लिए।
जैसे इंक्लाइंड प्लेन पे प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है, इस पे ऑब्जेक्ट नीचे जाए या फिर ऊपर जाए, ये थीटा डिग्री, ये थीटा डिग्री, यहाँ पे ये हमने ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हमने लिया है, ठीक है। इसमें मान लो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है और इस पे ऊपर जा रहा है, दिस इज दियर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे घूम रहा है क्लॉकवाइज, यहाँ पे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर इंक्लाइंड प्लेन पे ये मोशन हो रहा है तो आपको स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा किधर लेना है, ऊपर की तरफ लेना है, ठीक है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ स्टैटिक फ्रिक्शन लेना। मतलब जो फोर्स लग रहा है अगर वो सेंटर ऑफ मास पे लगे, एक्सटर्नल फोर्स जैसे mg सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो आपको स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लेना है, पीछे की तरफ लेना है। इन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस अगर ये मोशन हो रहा है और एक्सटर्नल फोर्स मान लो मैंने यहाँ पे ऊपर में लगाया है, यहाँ पे या सेंटर ऑफ मास की लाइन से ऊपर की तरफ, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड इट इज ओमेगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन आप सामने की तरफ ही लो, ठीक है। मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक्सीलरेट हो रहा है, बट इट इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। आप न्यूटन्स लॉ अप्लाई करोगे, न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करने के बाद हमें खुद ही पता चल जाएगा कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है ना। आपको अगर कंफ्यूजन है कि हम आगे की तरफ लें या पीछे की तरफ लें यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन, तो आप न्यूटन्स लॉ अप्लाई करके सॉल्व करो, फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमें खुद ब खुद पता चलता है, ठीक है। ये खास बात है कि आप न्यूटन्स लॉ अप्लाई करके सॉल्व करोगे पूरा क्वेश्चन को, खुद ही पता चल जाएगा। क्योंकि मान लो आपने ये डायरेक्शन पीछे की तरफ लिया और कैलकुलेशन किया और एफएस मान लो आपका आंसर पॉजिटिव आया, तो जो आपने डायरेक्शन लिया है वो सही है। अगर आपने न्यूटन्स लॉ लगा के कैलकुलेट किया और फाइनल आंसर में एफएस में माइनस आया साइन, इसका मतलब जो डायरेक्शन आपने लिया हुआ है उसका अपोजिट है, बस इतना ही फर्क रहेगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब इम्प्योर रोलिंग मोशन में बहुत आसान है, प्योर रोलिंग मोशन में लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना। बट कुछ केसेस में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे भाई इंक्लाइन प्लेन पे अगर मोशन हो रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन आपको हमेशा कैसा लेना है, ऊपर की तरफ लेना है, वेदर द ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउनवर्ड और मूविंग अपवर्ड, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ते हैं अपन रोलिंग मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन पे आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिए, हाँ स्क्रीनशॉट। सर। Now this is page number 5, रोलिंग मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन। बट हमारे सिलेबस में सिर्फ प्योर रोलिंग है तो हम प्योर रोलिंग ही करेंगे यहाँ पे, प्योर रोलिंग इन इंक्लाइंड प्लेन, प्योर रोलिंग मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, प्योर रोलिंग मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन। देखो इंक्लाइंड प्लेन पे मैं सिचुएशन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं। ये सपोज एक इंक्लाइंड प्लेन लिए हमने, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट जिसके कारण ये प्योर रोलिंग मोशन यहाँ पे हो सके। ये सपोज मैंने ऑब्जेक्ट लिया, ये ऑब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं, ठीक है, दिस इज द ऑब्जेक्ट नाउ इनिशियली एट रेस्ट। और ये ऑब्जेक्ट हो सकते हैं आपके रिंग हो सकता है, डिस्क हो सकता है, सेल हो सकता है या स्फीयर हो सकता है। ये कोई भी ऑब्जेक्ट है जो रोलिंग मोशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे बॉल क्या है यहाँ पे, दिस इज द स्फेरिकल सेल, रिंग हो सकता है, डिस्क हो सकता है, सेल हो सकता है, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और फ्रिक्शन इज सफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू एंड द हाइट ऑफ इंक्लाइंड सरफेस इज h एंड जो डिस्प्लेसमेंट है, सपोज दिस पॉइंट इज a एंड दिस पॉइंट इज b, तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज s
है ना, ये डिस्प्लेसमेंट s के बराबर है यहाँ पे। और अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लें तो साइन थीटा इज इक्वल टू h बाई s आएगा। अभी आगे बढ़ते हैं अपन, यहां से आपने रेस्ट से रिलीज किया, तो जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगा तब इसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, इसको यहां से ए से लेकर बी तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, ये सभी कैलकुलेशंस के पार्ट हैं। तो इसमें जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है, इसमें एंगुलर एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ये सब हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इस पे देखोगे ये बन गया आपका नॉर्मल रिएक्शन, ये बन गया आपका mg, और जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये किधर लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। तो मैंने फोर्सेस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, बट हमें न्यूटन्स लॉ से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वेलोसिटी के कैलकुलेशन के लिए, टाइम के कैलकुलेशन के लिए, एक्सीलरेशन के कैलकुलेशन के लिए। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सीधा सीधा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं। देखो, जब ये प्योर रोलिंग मोशन करते हुए नीचे आ रहा है, ठीक है, जब ये प्योर रोलिंग मोशन करते हुए नीचे आ रहा है, तो इसमें जो फोर्स वर्क कर रहा है दैट इज ओनली mg। वैसे ये इंक्लाइन प्लेन हो गया यहाँ पे, है ना, दिस इज द इंक्लाइन प्लेन, और यहाँ से मैं अगर मान लो बॉल को छोड़ रहा हूँ तो ये प्योर रोलिंग हो रही है यहाँ पे इसकी, और अगर ज्यादा इंक्लाइन कर दो तो ये इस तरह से, दिस इज द इम्प्योर रोलिंग। इम्प्योर रोलिंग मतलब समझ गए, घिसटते हुए नीचे आए तो ये इम्प्योर रोलिंग होगी। और परफेक्ट रोलिंग कैसी है, ये अपन ने छोड़े, ठीक है ना, दैट इज द परफेक्ट रोलिंग। प्योर रोलिंग मोशन करते हुए अगर ये आ रहा है तो जो फ्रिक्शन लग रहा है ये स्टैटिक है नेचर पे, और स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण वर्क डन नहीं होता, नॉर्मल भी वर्क नहीं करेगा क्योंकि नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो गया। स्टैटिक फ्रिक्शन रोलिंग मोशन में वर्क नहीं करता है क्योंकि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे होता है। तो जो भी फोर्स यहाँ पे वर्क कर रहा है वो सिर्फ mg है, ठीक है ना, सिर्फ mg है। तो mg अकेला यहाँ पे वर्क कर रहा है, इसका मतलब हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं। सो बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल अगर यूज करोगे तो क्या जाएगा, इट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब यहाँ पे इनिशियल टर्म है और ये पूरे फाइनल है। तो व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे था। फाइनल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। मैं इस लाइन को रेफरेंस लाइन अगर ले लूं, ये रेफरेंस लाइन है, ठीक है, सपोज दिस इज द रेफरेंस लाइन, तो यहां पर ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में देखोगे यहाँ पे दो टर्म है, एक है रोटेशन वाला और एक है ट्रांसलेशन वाला। तो हाफ m vcm स्क्वायर प्लस हाफ i जेड जेड डैश इंटू ओमेगा स्क्वायर, मतलब इस एक्सिस को जेड जेड डैश मैंने माना यहाँ पे, एंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी यहाँ पे 0। तो दिस इज द टर्म फॉर फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज द टर्म फॉर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी में दोनों टर्म है, ट्रांसलेशन वाला टर्म भी है और रोटेशन का भी, एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 क्योंकि आपने इसको ग्राउंड पे लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब आगे का कैलकुलेशन कैसे आएगा, अब यहाँ पे देखो, आगे का जो कैलकुलेशन है वो इस तरह से रहेगा, दिस इंप्लाइज दैट इट इज mgh। एंड रिमेंबर हमने कल की क्लास में, मतलब जो पिछली क्लास हमारी हुई थी उसमें हमने ये देखा था कि भाई ये जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, इस टोटल काइनेटिक एनर्जी को आप सीधा सीधा इतना लिख सकते हो, इट इज हाफ m vcm स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस के जेड जेड डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आप ऐसा लिख सकते हो इसको। ये वाला टर्म रोटेशन के लिए, ये रेडियस ऑफ जायरेशन है ना, तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, रेडियस ऑफ जायरेशन से रिलेटेड टर्म। तो ये ध्यान होगा आपको कि भाई ये जो रेशियो है के जेड जेड डैश स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, रिंग के लिए कितना होता है 1, डिस्क के लिए कितना होता है 1/2,
फिर सेल के लिए कितना होता है 2/3, स्फीयर के लिए कितना होता है 2/5। ये जो रेशियो है के जेड जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये रिंग के लिए 1 है, डिस्क के लिए 1/2 है, सेल के लिए 2/3 है, स्फीयर के लिए 2/5 है। ठीक है, ये जो रेशियोज है यहाँ पे, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी को इस तरह से लिख सकते हैं। ये पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था, अगर आपने नोट्स कंप्लीट किए हैं तो वो पेज पलट के आप देख सकते हो। ठीक है ना, तो इसमें अभी देखोगे m से m हो गया कैंसिल, मतलब जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है इट इज गिवन बाय 2, ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा √2gh डिवाइडेड बाय कितना आएगा 1 प्लस के जेड जेड डैश स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सो दिस इज द टोटल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। एंड ये टर्म को मैं एक सिंगल उससे रिप्लेस कर देता हूं क्योंकि ये बार बार यूज होगा, तो इट इज 2gh अपॉन लैम्डा। लैम्डा ये पूरा टर्म है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आ गई इसमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आपका। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब सभी ऑब्जेक्ट की एक जैसी नहीं आएगी, अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग है। और अब अगर आपने VCM निकाल लिया तो अब आपको ओमेगा निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्योर रोलिंग मोशन है, और प्योर रोलिंग मोशन में VCM इज इक्वल्स टू ओमेगा आर एंड ACM इज इक्वल्स टू अल्फा आर। ये कंडीशन वैलिड रहेगी प्योर रोलिंग मोशन के लिए। ठीक है, ये कंडीशन वैलिड रहेगी प्योर रोलिंग मोशन के लिए। अभी आगे क्या करते हैं हम, अब काइनेमेटिक्स की इक्वेशन हम यूज कर ले। नाउ यूजिंग, हम काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज कर लें तो VCM स्क्वायर इज इक्वल्स टू UCM स्क्वायर प्लस 2ACM इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स हमने यूज किया, तो ये हमें ऑलरेडी पता है, ये वाला टर्म आ गया आपका 2gh अपॉन लैम्डा, UCM इज 0, 2 टाइम्स ACM एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज h अपॉन s। तो s की जगह पे आ जाएगा h डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ था साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो s डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा h अपॉन साइन थीटा। जो कॉमन टर्म है वो आपके कैंसिल आउट हो गए, h से h कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 फैक्टर कैंसिल हो गया, मतलब एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी गिवन बाय g sin theta divided by lambda. So it is g sin theta divided by lambda या फिर g sin theta whole divided by 1 plus k z z dash square upon r square। ये एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये भी सभी ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग आएगा, ये सभी ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग है। देखो यहाँ पे इक्वेशंस को देखो, क्योंकि के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर जो फैक्टर है रेडियस ऑफ जायरेशन और रेडियस का स्क्वायर का जो फैक्टर है, ये सभी ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग है। रिंग के लिए 1 है, डिस्क के लिए 1/2, सेल के लिए 2/3, स्फीयर के लिए कितना 2/5। ठीक है ना, स्फीयर के लिए 2/5। अगर अपन इसको देखें इट इज 0.4, यह जाएगा 0.67, ये रहेगा 0.5, 1/2 मतलब 0.5 ना, और 2/3 मतलब 0.6, 2/5 मतलब 0.4। तो सबसे कम रेशियो किसका है, स्फीयर का। तो डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा ये वाली वैल्यू उतनी बड़ी होगी। देखो जी सबके लिए कॉमन है, साइन थीटा सबके लिए कॉमन है, लेकिन ये डिनोमिनेटर का टर्म सबके लिए कॉमन नहीं है। इसका मतलब सभी में एक्सीलरेशन अलग अलग आएंगे। ठीक है, सभी में एक्सीलरेशन अलग अलग आएंगे। तो डिनोमिनेटर सबसे छोटा किसके लिए मिलेगा आपको, स्फीयर के लिए। इसलिए सबसे ज्यादा एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किसका आएगा, स्फीयर का आएगा। उसके बाद दूसरा सबसे छोटा टर्म है डिस्क का, तो फिर दूसरे नंबर पे एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किसका आएगा, डिस्क का आएगा। उसके बाद कौन आएगा, सेल, और सबसे कम जो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा वो रहेगा रिंग का। तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा लिख सकता हूं एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फीयर इज ग्रेटर देन एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ, सेकंड नंबर पे आएगा डिस्क, which is greater than acceleration center of mass of cell and it is greater than acceleration of center of mass of ring।
मतलब रिंग का जो एक्सीलरेशन है सेंटर ऑफ मास का वो सबसे कम होगा, सबसे ज्यादा किसका आएगा, स्फीयर का रहेगा। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और ये डेरिवेशन आप करके देखोगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए भी, जेई के लिए भी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको अच्छे से करते चलना। टेक्स्ट बुक में स्पेशली मेंशन है, काफी कुछ डिस्कशन है इस पे। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? यस सर। अब टाइम का कैलकुलेशन करते हैं। ये तो हमने एक्सेलरेशन का कैलकुलेशन कर लिया, ये समझ गए कि नहीं सबसे ज्यादा स्फीयर का क्यों आ रहा है? क्योंकि स्फीयर के लिए ये जो रेशियो है के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का सबसे छोटा है ना, कितना है 0.4 है। फिर दूसरे नंबर पे किसका 0.5 डिस्क का है, सेल का 0.67 है और रिंग का तो 1 है ही। तो डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा वो वैल्यू उतनी बड़ी आएगी, इसलिए स्फीयर का सबसे ज्यादा, फिर डिस्क है, फिर सेल है, एंड देन कौन सा ऑब्जेक्ट है, रिंग है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इस पेज का। ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? यस सर। देन पेज नंबर 6 पे जाते हैं हम। अभी टाइम का कैलकुलेशन इस पे बचा, तो एक्सीलरेशन आपने निकाल लिया, यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ। अब टाइम का कैलकुलेशन कैसे करना है कि भाई कौन सा ऑब्जेक्ट सबसे पहले पहुंचेगा। सो नाउ दिस इज पेज नंबर 6, इसमें भी ये लिखा रहने देता हूं मैं, जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले कौन पहुंचेगा, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s इक्वल्स टू 0 इंटू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पे टाइम t विल बी, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे और फिर रूट लग जाएगा, इट इज 2 टाइम्स s अपॉन a। तो इस पे देखो जो टाइम की इक्वेशन आ रही है, अंडर रूट 2s डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2s, कितना आ रहा है यहाँ पे 2s डिवाइडेड बाय एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये टाइम है। डिस्प्लेसमेंट सबके लिए एक जैसा है, लेकिन एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सभी के लिए अलग अलग आ रहे हैं। तो जिसका एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सबसे ज्यादा रहेगा उसको सबसे कम टाइम लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन कर सकते हो। वैल्यू पुट करने का मतलब 2 डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका h अपॉन साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय, और एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना यहाँ पे g साइन थीटा फिर होल डिवाइडेड बाय कितना लैम्डा। तो इसको सॉल्व कर दो तो टाइम की इक्वेशन आपको निकल जाएगी। ठीक है ना। हाँ, अब अगर मैं यहां पर से सभी ऑब्जेक्ट को साइमल्टेनियसली रिलीज कर दूं, साइमल्टेनियसली रिलीज करने का मतलब है रिंग को, डिस्क को और स्फीयर को, इनको सभी को हम साइमल्टेनियसली अगर रिलीज कर दें तो सबसे पहले ग्राउंड पे कौन पहुंचेगा। जैसे ये मैंने इंक्लाइंड प्लेन लिया, एक मैंने डिस्क लिया, एक स्फीयर लिया, है ना, ये एक रिंग है मेरे पास में। अगर मैं इनको एक साथ यहां से रिलीज करूं तो सबसे पहले ग्राउंड पे कौन पहुंचेगा, तो कौन पहुंचेगा भाई, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन देखो, जिसके लिए एक्सीलरेशन सबसे ज्यादा वो सबसे पहले पहुंचेगा। क्योंकि 2 और s डिस्प्लेसमेंट सबके लिए एक जैसा है, लेकिन एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सबके लिए अलग अलग है। तो सबसे पहले ग्राउंड पे कौन पहुंच रहा है, टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक आने में, यहां से यहां तक आने में सभी को साइमल्टेनियसली हम अगर यहां से रिलीज करें तो सबसे कम टाइम लगेगा स्फीयर को। फिर उसके बाद किसको, उसके बाद कौन पहुंचेगा, डिस्क। फिर उसके बाद कौन पहुंचेगा, सेल। और सबसे लास्ट में कौन पहुंचेगा, रिंग। एक्सीलरेशन का उल्टा करना है, सबसे ज्यादा एक्सीलरेशन स्फीयर का है, फिर डिस्क का है, फिर सेल का, फिर रिंग का है। तो टाइम सबसे कम किसको लगेगा, स्फीयर को लगेगा, फिर डिस्क को लगेगा, फिर सेल को लगेगा, एंड देन रिंग को लगेगा।
ठीक है, तो ये ऑर्डर रहेगा। अगर हम इन सभी को यहाँ पे साइमल्टेनियसली अगर रिलीज कर दें तो सबसे पहले ग्राउंड पे कौन पहुंचेगा, स्फीयर सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम फ्रिक्शन का कैलकुलेशन देखते हैं। इस पे स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का जल्दी से ले लिए। Done, sir. पेज नंबर 7 पे आते हैं अपन। नाउ दिस इज पेज नंबर 7। अभी फ्रिक्शन कोफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं कि भाई फ्रिक्शन कितना लगेगा यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाएगा अभी यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ फ्रिक्शन, है ना। फ्रिक्शन का कैलकुलेशन कैसे आएगा, देखो ये इंक्लाइंड सरफेस मैंने लिया यहाँ पे, ठीक है, ये इंक्लाइंड प्लेन पे अभी मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया। अभी हमें फ्रिक्शन का कैलकुलेशन देखना है। देखो इस पे प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है, तो जो फोर्सेस लग रहे हैं दिस इज mg, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा लग रहा है, यहाँ पे पीछे की तरफ स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। और ये है यहाँ पे सेंटर ऑफ मास, जिसके अबाउट ये रोटेट हो रहा है। इस पे जो एक्सीलरेशन आएगा, मुझे mg को रिजॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे। तो mg के जो कंपोनेंट आएंगे, mg का ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, दिस कंपोनेंट ऑफ mg इज mg sin थीटा, और ये जो कंपोनेंट है इट इज mg cos थीटा। इस पे ये वाले डायरेक्शन पे एंगुलर एक्सीलरेशन आएगा, और ये वाले डायरेक्शन पे क्या जाएगा, इस पे एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अब हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे फ्रिक्शन के कैलकुलेशन के लिए। तो फ्रिक्शन के कैलकुलेशन के लिए न्यूटन्स लॉ अगर हम अप्लाई करें तो पहले ट्रांसलेशन के लिए लगा दो mg sin थीटा माइनस स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू m into ACM। दिस इज गिवन एज इक्वेशन नंबर 1। इससे क्या कैलकुलेट हो जाएगा आपका, ये न्यूटन्स लॉ लगाया हमने ट्रांसलेशन के लिए। अब रोटेशन के लिए लगा दो इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क। तो टॉर्क अबाउट जेड जेड डैश एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क, कौन कौन से फोर्स यहाँ पे इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं वो देखो। तो इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क mg नहीं करेगा, क्योंकि mg की लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस से पास हो रही, इसलिए टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। नॉर्मल भी यहीं से पास हो रहा है, ये भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो जेड जेड डैश एक्सिस या फिर जिस एक्सिस के अबाउट ये रोल हो रहा है, इसके अबाउट देखो कौन टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, सिर्फ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इसमें क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, सिर्फ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन इंटू आर, फोर्स इंटू मूवमेंट आर्म। तो मूवमेंट आर्म किसके बराबर, यहाँ पे रेडियस के बराबर इसकी मूवमेंट आर्म है। तो टॉर्क का टर्म आ जाएगा एफ एस इंटू आर, एंड देन इसको आप आई जेड जेड डैश इंटू अल्फा से इक्वेट कर दोगे। और क्योंकि प्योर रोलिंग मोशन है इसलिए VCM इज इक्वल टू ओमेगा आर, एंड इसके कारण एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज आल्सो इक्वल टू अल्फा आर। ये भी वैलिड होगा, आपका ये वाला टर्म भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, VCM इज इक्वल टू ओमेगा आर, क्योंकि ये प्योर रोलिंग है इसलिए। तो मैं इसको एलिमिनेट कर दूं, थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं, थोड़ा सा रीअरेंज करें तो Fs इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा बाई आर, आई इंटू ACM डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, क्योंकि अल्फा की जगह पे आप ACM अपॉन आर करोगे तो ये आई ACM अपॉन आर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, यहां से भी एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन हो जाएगा, पर हमने ऑलरेडी पहले ही कर लिया है ना।
तो अब जो कंडीशन बन रही है यहाँ पे, हमें सिंस फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है, फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू म्यू एस इनटू नॉर्मल। ये यहाँ पे आ चुका है फ्रिक्शन। आप एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू पुट कर दो, जो ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इट इज जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के जेड जेड स्क्वायर अपॉन कितना, आर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू पुट करना है। तो अब कैलकुलेशन अगर हम कर दें यहाँ पे, एफ की वैल्यू ये है आपके पास में, इट इज आई ACM अपॉन आर स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस, नॉर्मल हो गया यहाँ पे mg cos थीटा। तो I को भी रिप्लेस कर दो आप। I को क्या लिख सकते हो, m इंटू के जेड जेड डैश स्क्वायर, और एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इट इज g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के जेड जेड डैश स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे आर स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस इंटू जी cos थीटा। तो फाइनली इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे। देखो m से m क्या हो जाएगा, ये m है एक यहाँ पे, g sin थीटा के लिए नहीं, दिस इज mg cos थीटा है, mg cos थीटा। तो एक m से एक m कैंसिल आउट हो जाएगा और g से g भी कैंसिल आउट हो गया। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो आ रहा आपका म्यू, सो म्यू एस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे पहला टर्म है आपके पास में के जेड जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा ये टेन थीटा होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो ये डिनोमिनेटर का टर्म एज सच रहेगा 1 प्लस के जेड जेड डैश स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये कम से कम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है यहाँ पे। जैसे अगर ये स्फीयर है, स्फीयर को प्योर रोलिंग मोशन परफॉर्म करना है, तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की जगह में 2/5 पुट कर दो। तो सपोज हमें अगर यहाँ पे म्यू एस की वैल्यू स्फीयर के लिए कैलकुलेट करनी है, तो इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, स्फीयर के लिए 2/5 इंटू टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2/5, सॉल्व करने पे आ जाएगा म्यू एस और द स्फीयर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू। स्फीयर के लिए देखो कैलकुलेशन कितना आ रहा है, ये है 2/5 और 1 प्लस 2/5 मतलब हो जाएगा 7 अपॉन 5, 5 5 कैंसिल, इट इज 2/7 टेन थीटा। तो अगर स्फीयर को प्योर रोलिंग मोशन परफॉर्म करना है इंक्लाइंड प्लेन पे, तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कम से कम कितना होना चाहिए, 2/7 टेन थीटा होना चाहिए। तो ये अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग आएगा। मतलब अगर ये स्मूथ सरफेस है तो प्योर रोलिंग मोशन यहाँ पर नहीं हो सकता है। प्योर रोलिंग मोशन के लिए सरफेस का रफ होना जरूरी है, और उसमें भी सफिशिएंट रफनेस चाहिए। म्यू की वैल्यू कम से कम इतनी चाहिए उस ऑब्जेक्ट के प्योर रोलिंग मोशन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए? Yes, sir.